नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के विज्ञान विषय के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें आपके प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन होंगे जो कि टॉप इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। और जो टॉपिक आपके 2025 के सिलेबस के अनुसार जारी किए गए हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस सेट होंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज देखने मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द वहां पर आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत कम चार्ज में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी वहां पर सिर्फ डेमो के लिए एक टेस्ट आपका साइंस का डला हुआ है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो उसे लगाकर आप देख सकते हैं। तो उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे क्या एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज लगाने पड़ेंगे, किस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, कैसे उनका आपको चयन करना है और किस तरीके से आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। विद सॉल्यूशन आपके सारे क्वेश्चन होंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में बताए जाते हैं। सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक आपके जारी किए गए हैं उन्हीं के अनुसार पूरी की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपकी आधारित होगी और उसके टेस्ट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके फुल लेंथ टेस्ट आपके अपलोड किए जाएंगे, जिनसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं बचा है। आप लोग लगातार तैयारी करते चलें। जितना भी समय मेरे पास होगा मैं भी आपको प्रैक्टिस कराते रहूँगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इन सबको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करते हैं। टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका उपयोग किया जाता है कीटाणु रहित पानी को करने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर का। डी वाला इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे ब्रंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, CaOCl2 होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो कौन से जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक होता है? LPG, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला? तो इसका आंसर लगभग आप सभी जानते हैं। कौन सा होता है? LPG का घटक होता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जिसमें 50% आपकी ब्यूटेन होती है, 45% प्रोपेन होता है और 5% अन्य हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक, मिसेल्स, हाइड्रोफोबिक या फिर विकृत एल्कोहल? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, जो प्रतिकर्षित करते हैं जलीय अणुओं को। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। जल विरोधी या फिर जल विरागी ऐसे अणु या फिर आणविक इकाई होते हैं जो जल को स्वयं से दूर रखने या फिर प्रतिकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। इस समूह को जल विरोधी या फिर हाइड्रोफोबिक कहते हैं। उदाहरण, कोशिका की झिल्लियां, पौधों की पत्तियां, पत्तियों के पंख आदि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र आपका क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f, 1/u - 1/v = 1/f या फिर 1/f + 1/v = 1/u, 1/f + 1/u = 1/v? तो इसका सही फॉर्मूला आपका क्या होता है? पहला वाला 1/u + 1/v = 1/f। इनके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दर्पण का सूत्र आपका क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f है, जहाँ u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है तथा दर्पण की फोकस दूरी आपकी क्या है? f है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है हमें ये बताना है। वाट, सेकंड, कैलोरी, किलोवाट या फिर जूल? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? कौन सी इसकी इकाई इनमें से नहीं है? किलोवाट इसकी इकाई नहीं होती है, बाकी ये सारी इसकी इकाई हैं। तो यहाँ पर सी वाला आंसर होगा आपका। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है। तो किलोवाट किसकी इकाई है? आपकी शक्ति की। इस पर भी क्वेश्चन आगे आपको देखने मिल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी, पीले, हरे या फिर लाल का? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो ए वाला इसका आंसर है।
इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का प्रकाशकरण का विचलन अपने पथ से मुड़ना अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम भी आपको ध्यान रखना है, कौन से का होता है, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के खाली स्थान के कारण सुनाई देती है, तो किस कारण से दूसरे कमरे में आपको बातें सुनाई देती हैं जबकि बीच में आपकी दीवार भी होती है? तो इन सब का क्या कारण होता है? प्रतिध्वनि, विवर्तन, अपवर्तन या फिर परावर्तन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? विवर्तन के कारण। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़कियों आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। तो ये इसका मेन कारण है, विवर्तन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इनका पूर्ण पाचन आपका कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, मलाशय में या फिर बड़ी आंत में? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? छोटी आंत में होता है। यहाँ पर पूर्ण पाचन की बात की जा रही है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? लैंड यूज चेंज, ऊर्जा, कृषि या फिर कूड़ा करकट? तो इसका सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र आपका पूछा गया है, तो ये है आपका ऊर्जा। बी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर नीचे और तमाम जानकारी आपको दी गई है। ग्रीन हाउस गैसें किसी ग्रह के जलवायु में परिवर्तन तथा भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो इन सब गैसों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गैसों पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विभिन्न क्षेत्रों से होता है, जिसमें सर्वाधिक उत्सर्जन का क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों पर भी लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांगर, खादर, रेह या फिर ऊसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा आपका बांगर। अब यहाँ पर खादर पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी बाढ़ के मैदानों से ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें कंकड़ मौजूद होते हैं जो चूने की आपकी गांठें हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को आप खादर कहते हैं। खादर मिट्टी नदी के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है और हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान जमा होने वाली ताजी गाद से बनती है। इससे यह बहुत उपजाऊ भी होती है। तो इन सबको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मायोपिया कहते हैं। बेलनाकार लेंस से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर समतल लेंस? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अवतल लेंस से इसे ठीक किया जा सकता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। निकट दृष्टि दोष आपका क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या फिर निकट दर्शिता दृष्टि की अपवर्तन दोष है, जिसमें कुछ मीटर निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है जब हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि निकट की अगर बात की जाती है तो निकट का तो सही दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें दूर का तो सही दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। तो जो भी आपका दोष होता है वो चीज़ आपको सही दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट का सही दिखाई देगा और दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का सही दिखाई देगा। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को फैलाते हैं जिससे वे रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो सकें, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा आपका न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। अब न्यूटन का पहला नियम आपका क्या कहता है? न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विरामावस्था या फिर एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, यह विरामावस्था या फिर स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलता है जब तक कि कोई बाह्य बल द्वारा इस पर काम ना किया जाए, तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो दो निकायों के बीच जो आपकी ऊष्मा प्रवाह है ये किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? उनका अपने अपने तापमान पर। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापमान के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। जैसे किसी एक ठंडी रॉड को आप किसी एक गर्म रॉड के साथ टच करेंगे तो ऊष्मा का प्रवाह उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। अगर इस वाले रॉड का तापमान ज़्यादा है तो इधर से इस साइड आएगा, अगर इस वाले रॉड का ज़्यादा होगा तो इस तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर होगा आपका। इस तरीके से आपका टेम्परेचर ट्रांसफर होता है जब तक कि ये दोनों में इक्वल ना हो जाए, समान ना हो जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या फिर विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इन पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश वेग का भिन्न भिन्न होना है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश परावर्तन के लिए, प्रकाश विक्षेपण के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए या फिर प्रकाश परिक्षेपण के लिए? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आपका बन जाता है कि नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण के, गोलीय दर्पण के, उल्टा दर्पण या फिर सीधा दर्पण? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये दोनों किसके उदाहरण होते हैं? आपके गोलीय दर्पण के। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए बाहरी सतह से एवं अवतल दर्पण में प्रकाश दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें परावर्तन किससे होता है? जो उभरी हुई आपकी बाहरी सतह है। और अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है? आपका जो दबी हुई आपकी आंतरिक सतह होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या फिर प्रत्यास्थ? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? एक्स किरणें आपकी कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत एवं चुम्बकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर। यहाँ पर आर्द्रता मापन की बात की जा रही है तो बी वाला इसका सही आंसर है। हाइग्रोमीटर के बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो साइक्रोमीटर आपका क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर ही कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? भीतर के जल का जो आपका क्वथनांक है वो बढ़ जाता है जिसके कारण कम समय में अंदर का खाना पक जाता है। यहाँ पर नीचे कुछ और जानकारी आपको दी गई है। कमरे के सामान्य ताप एवं वायुदाब पर जल 100 डिग्री पर उबलता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। अतः प्रेशर कुकर के भीतर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फलस्वरूप अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है। तो जो बाहर का आपका कमरे का तापमान है उसके वायुदाब से लगभग 2 गुना अंदर का तापमान हो जाता है जिसके चलते कम समय में आपका खाना पक जाता है। अगला प्रश्न है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक या फिर विद्युत रोधी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अर्धचालक, इसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप के घटाने पर घट जाती है।
परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा अर्धचालक है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके क्या हैं, अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने की थी। तो विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम किसने दिया था, माइकल फैराडे, मार्कोनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइजैक न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इनके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम विलियम वाटसन तथा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इसमें विलियम वाटसन भी इनके साथ शामिल थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो तत्व का रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपके रासायनिक गुण डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन के कारण। तो इस पर आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं। अम्लीय वर्षा को लेकर वर्ग 3 के एग्जाम में ही आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, या फिर जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। कुछ और चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखें। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के अणुओं के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, इसलिए आपकी अम्लीय वर्षा होती है। अगला है ओजोन ऑक्सीजन का एक खाली स्थान है, अपर रूप है, समस्थानिक है, संभारक है या फिर समन्यूट्रॉनिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओजोन ऑक्सीजन का क्या होता है, आपका अपर रूप होता है। ओजोन को O3 के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। ओजोन ऑक्सीजन का एक ही अपर रूप है। ओजोन एक गैस है जो त्रिपरमाणविक होती है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया O3 इसको कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबुलोस या फिर कैरोटीन। तो ये किसके कारण होता है, आपका कैरोटीन के कारण। डी वाला इसका आंसर होगा आपका। गाय के दूध में कैरोटीन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने के लिए, भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन डी आपको क्यों अनिवार्य होता है, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। तो सी वाला इसका सही आंसर है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। तो ये आपके भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी आपके भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण करते हैं, जिससे इनकी कमी नहीं हो पाती है। अगला है नेफ्रॉन खालिस्तान से जुड़े होते हैं, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या फिर उत्सर्जी तंत्र। तो नेफ्रॉन इनमें से किससे जुड़े होते हैं आपके, इसका सही आंसर है आपका उत्सर्जी तंत्र, डी वाला। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। वृक्क या फिर किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई या फिर संरचनात्मक इकाई है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये वृक्क और किडनी से संबंधित है। मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं तथा प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 10 लाख होती है। तो आपके वृक्क में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए किससे संबंधित है, आपके वृक्क से संबंधित है। लेकिन वृक्क आपका क्या है, उत्सर्जी अंग है, इसलिए इसका डी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रोफिल, एसोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ये किसको नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स को। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिम्फोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या का 20% से 30% होती है। यह 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रोटीन बनाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आपका बी लिम्फोसाइट्स है, यह आपका प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से दोनों बहिर्स्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता। तो यहाँ पर व्यवहार ना करने की बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा दोनों के रूप में व्यवहार नहीं करता है,
पीयूष, अग्नाशय, वृषण या फिर अंडाशय। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पीयूष ग्रंथि दोनों के रूप में काम नहीं करती है, ये बाकी दोनों के रूप में काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखें, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि आपकी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां हैं, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पीयूष ग्रंथि। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1973, 1992, 1993 या फिर 1962? कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1973, ए वाला। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1972 में बाघों की संख्या 20वीं सदी में प्रारंभ की 40,000 से घटकर 1827 रह गई थी। इस दौरान वन्य जीवों को संरक्षित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रस्ताव में लाया गया, जिसके तहत बाघ संरक्षण हेतु परियोजना निरूपित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। तो 1973 में आपका क्या किया गया? बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आपके टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी अगर आपके बनते हैं तो उनको भी आप कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में आपके काफ़ी सॉल्यूशन होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट को साथ में लगाते चलें। जितनी भी आपकी तैयारी है उसको तो आपको करना ही है, और उनके क्वेश्चन लगाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी काफ़ी हद तक एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। इस प्रकार के लगातार प्रैक्टिस सेट आपके आते रहेंगे। बाकी और सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड किए जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो इनको आप देखते चलें। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें।